हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के बारे में। क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दे कम्प्लीटली? और अगर पॉसिबल है, अगर ऐसा करता है तो उसके बाद में क्या सिचुएशन अराइज होगी और उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में आते हैं, जो इंडिया के लिए इंपोर्ट होते हैं। मेनली जैसे टॉयज़ हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, न्यूक्लियर मशीनरी हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, प्लास्टिक आइटम्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स होते हैं, या फिर आयरन और स्टील्स के आइटम्स होते हैं। और उसके अलावा जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर मेडिकल की जो पिल्स वगैरह होती हैं, वो उन सब चीज़ों का जो इंपोर्ट है वो चाइना के द्वारा इंडिया में होता है। और चाइना का जो टोटल इंपोर्ट होता है, जितना भी टोटल चाइना इंपोर्ट करता है बाकी सारी कंट्रीज में, उसका बस 2% जो है वो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। और जो इंडिया है वो भी कई सारे प्रोडक्ट्स को चाइना के लिए एक्सपोर्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर रॉ लैड है, आयरन ओर है, स्टील है, कॉपर है। और उसके अलावा जैसे टेलीकॉम के कंटेंट हैं और कई सारे कैपिटल गुड्स जो हैं, इन सब प्रोडक्ट्स को इंडिया के द्वारा चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो इंडिया में जो डायमंड्स का जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो 36% जो है वो बस चाइना में ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है बाकी सारी कंट्रीज़ में, उसका 8% जो है वो ओनली चाइना में किया जाता है। अब अगर इनकी जो ट्रेड वॉल्यूम की अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच में, तो जो इंडिया है वो चाइना का जो बिगेस्ट इम्पोर्टर है। जो भी कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं चाइना के, चाइनीज प्रोडक्ट्स जो होते हैं मेनली, उन सब का जो बिगेस्ट इम्पोर्टर है वो है इंडिया। इंडिया जितना भी इंपोर्ट करता है, इंडिया का जो इंपोर्ट होता है चाइनीज प्रोडक्ट्स का, वो 7 टाइम्स ज़्यादा होता है जितना वो चाइना में एक्सपोर्ट करता है उससे। और 2018-19 के डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था चाइना में वो था अराउंड $16.7 बिलियन। और चाइना के द्वारा इंडिया में इंपोर्ट किया गया था $70.3 बिलियन। तो यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली $53.6 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इन दोनों कंट्रीज के ट्रेड्स के बीच में। और इंडिया जो है वो बेसिकली हाईली डिपेंडेंट होता है चाइनीज प्रोडक्ट्स पर। 2017-18 में जो इंडिया का जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट था, जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का, उसका 60% जो है वो चाइना के द्वारा पूरा किया गया था। और जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जैसे टॉप 5 बेस्ट सेलिंग फ़ोन ब्रांड्स जो हैं, जैसे जियोमी है, वीवो है, रियलमी है और ओप्पो जो है, ये सारी 4 ब्रांड्स जो हैं स्मार्टफोन की, ये जो इंडिया का टोटल स्मार्टफोन्स का जो मार्केट है इंडिया में, उसका जो 60% है वो डोमिनेट किया जाता है चाइनीज की इन 4 कंपनीज के द्वारा। 4 स्मार्टफोन कंपनीज जो हैं इन सब के द्वारा ही। और जो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो हैं, उनका 30% जो है वो इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। चाइना जो है उसका ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स का 30% जो है वो कवर करता है। और उसके अलावा जैसे कंट्री की जो बाइसिकल मार्केट्स की जो डिमांड्स होती है, उसका 50% इम्पोर्ट जो है वो चाइना के द्वारा कवर किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 50% के आसपास में लगभग सारे सेक्टर्स में जो इंडिया है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। और इन सब के अलावा जैसे 2015-16 की जो फाइनेंशियल ईयर थी, उसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट हुआ था चाइना के लिए वो किया गया था $3,833 मिलियन का, जो कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का अप्रोक्सीमेटली 3.59% है। बट अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें, चाइना का जो इंपोर्ट हुआ था इंडिया में वो अप्रोक्सीमेटली हुआ था 2015-16 फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो हुआ था
अप्रोक्सीमेटली $25,460 मिलियन, जो कि इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट होता है उसका 15% है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट जो है, जो चाइना से इंपोर्ट होता है, वो हर साल बढ़ रहा है। जैसे कि 2010-11 में जो इंडिया का शेयर था इंडिया का टोटल इंपोर्ट में, वो 11.76% ही था, जो कि 2015-16 में बढ़ के 15% हो गया था। और जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे घट रहा है। चाइना में जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया का वो धीरे धीरे घट रहा है। बट उस इंडिया में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है। और 2015-16 के डाटा की यहाँ पे हम बात करें तो उसके बेसिस पे 15% जो है वो पहुंच गया है। और अगर हम इन सब को छोड़ देते हैं, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स में जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह को छोड़ देते हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, तो जैसे कि जो एलईडी बल्ब्स जो होते हैं जो कि इंडिया में बनाए जाते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बस उनकी ही अगर हम बात करें, तो उनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जिससे कि हम पावर कंजम्पशन कर सकें। बट उसका जो 30-40% जो उसके इक्विपमेंट्स या फिर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एलईडी बल्ब्स के, वो इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से। वैसे ही जैसे जो ड्रग्स वगैरह होती हैं या फिर मेडिसिन्स जो होती हैं, नॉर्मली तो इंडिया में बनाई जाती है, बट उनका जो मेजर पोर्शन जो है या फिर मेजर जो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से। तो इस वजह से जो चाइना है या फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंडिया में। और चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है इन सब चीज़ों के अलावा, एक्सपोर्ट्स वगैरह के अलावा भी, चाइना के अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक थिंक टैंक है जिसका नाम है गेटअवे हाउस। ठीक है, गेटअवे हाउस एक थिंक टैंक है जो जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी आईसीजीआर के साथ में। आईसीजीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशन। उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये बताया गया कि जो चाइनीज़ टेक इन्वेस्टमेंट जो है, चाइनीज़ लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के स्टार्टअप्स में, वो $4 बिलियन तक है। जैसे कि अलीबाबा ग्रुप्स जो है वो अकेले ही कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, जैसे बिग बास्केट है, उसमें अलीबाबा ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है वो है $250 मिलियन का। जैसे ptm.com है, उसमें इन्वेस्टमेंट है $400 मिलियन का। और पेटीएम मॉल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट है $150 मिलियन का। और उसके अलावा जैसे जोमेटो है, जोमेटो में इन्वेस्टमेंट है $200 मिलियन का। और उसके अलावा जो स्नैपडील है उसमें इन्वेस्टमेंट है $700 मिलियन का। ये बस अलीबाबा ग्रुप के द्वारा ही किया गया है। और उसके अलावा जैसे कोई दूसरा चाइनीज़ ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि टेंसेंट होल्डिंग्स जो हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी इंडियन स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे बाइजूस जो है उसमें $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट टेंसेंट होल्डिंग्स के द्वारा किया गया है। ड्रीम 11 में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। फ्लिपकार्ट में $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और जो हाइक मैसेंजर जो है उसमें $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा जैसे ओला जो है और स्विगी जो है, इन दोनों में 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो चाइनीज़ फर्म्स जो हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स में जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, ये इनके खुद ओनर नहीं है, सोल ओनर नहीं है, मेजॉरिटी शेयर्स इनके पास में नहीं है। मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं या तो इंडियंस के पास में है या फिर जो नॉन चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं उन सब के पास में है। जिस वजह से इंडिया के द्वारा इन सारी कंपनीज़ को क्लासीफाई नहीं किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ में क्लासीफाई करना इनको। और अब हम बात करते हैं कि ये जो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट इतने इंडिया में हैं क्यों, क्या सिचुएशंस है। इन सब का जो मेन रीज़न है, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स की जो पॉपुलैरिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, इसका मेन रीज़न लो प्राइस है। काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस होती है इन सब की। क्यों होती है? क्योंकि एक तो चाइना में जो लेबर फोर्सेस जो होती है वो काफ़ी चीप होती है उनकी अवेलेबिलिटी। और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर हम लें तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और
थर्ड मेन रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में, ह्यूज क्वांटिटी में इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, जिसकी वजह से भी उनकी जो कॉस्ट है वो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इस सब से इंडिया के कई सारे सेक्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो होता है टॉय इंडस्ट्री में। इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है चाइना के इन चीप प्रोडक्ट्स का। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो इंडिया का टॉय मार्केट जो था वो, उसको कैप्चर करने की बात करें तो उसका 20% जो है वो कैप्चर किया गया था बस इंडियन मार्केट के द्वारा, इंडियन टॉय कंपनीज जो हैं उन सब के द्वारा। और जो रेस्ट 80% जो मार्केट था टॉय इंडस्ट्री का वो कवर किया गया था चाइनीज़ जो टॉयज़ कंपनी है उन सब के द्वारा। और एक रिसेंट स्टडी आई थी एसोचैम के बारे में, ठीक है, ASSOCHAM। इस स्टडी में ये बोला गया था कि लास्ट 5 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 40% जो भी इंडियन टॉय मेकिंग कंपनीज जो हैं उनका 40% जो है वो सब क्लोज हो गई हैं। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो 20% जो कंपनीज हैं, यहाँ पे बेसिकली हम जो इंडियन टॉय मेकिंग कंपनीज की बात करें उनका 20% जो है वो आने वाले कुछ टाइम में क्लोज हो जाएंगी। और इन सब के अलावा भी एक सेक्टर और है, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का जो सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे कि दिवाली फेस्टिवल में जो लाइट्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप होती हैं जो चाइना से इम्पोर्ट होती हैं और कंपैरिजन टू यहाँ पे जो बनाई जाती है इंडिया में। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि क्या इंडिया चाइना के इन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में आने से ही डायरेक्ट रोक सकता है क्या, इनकी पूरी सप्लाई जो है उसको प्रिवेंट कर सकता है क्या? बट वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको WTO बोलते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे पूरे तरीके से बैन लगा दे, चाहे उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हो या ना हो, या रीजनल और ट्रेड रिलेशंस भी ना हो, तब भी जो कोई एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे पूरी तरह से बैन नहीं लगा सकता। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ कर सकती है, जैसे कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं जो उनको हेल्थ और सिक्योरिटी के इशू के बेसिस पे बैन कर सकती है। जैसे कि अभी रिसेंटली कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उनके द्वारा लोकसभा में बोला गया था कि उन सारे चाइनीज़ मोबाइल्स को बैन कर देना चाहिए जिनमें IMEI नंबर नहीं है। तो इस टाइप के जो बैन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इंडियन मार्केट को। और अगर मान लो इंडिया बैन भी करता है इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडिया के मार्केट में आने से, तब उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो मार्केट है इंडिया का वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम देखा जाता है, प्रोडक्ट की प्राइस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चीपर है, अगर उनको हम बैन कर देते हैं या बॉयकआउट कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इंडिया में जो डोमेस्टिकली प्रोडक्ट्स जो हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिकली बेसिस पे उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हायर होती है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। तो इस वजह से होगा ये, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो लो इनकम वाले जो लोग हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है टोटल उसका 8% जो है वो चाइना में जाता है, बट चाइना का बस टोटल एक्सपोर्ट जो होता है उसका बस 2% जो है वो इंडिया में इंपोर्ट होता है। जो यहाँ पे परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इन सब के अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ कर सकती है, जैसे कि जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको NSTMIS बोलते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, उसके द्वारा अभी रिसेंटली जो R&D स्टैटिक्स रिलीज़ किए गए हैं, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिक्स जो रिलीज़ किए गए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि 2004-05 से 2014-15 तक के इस पीरियड में
जो इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर है वो 3 गुना हो गया। मतलब पिछले 10 साल के इस पीरियड में जो इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर है वो 3 गुना हो गया है। बट फिर भी जो इसका एक्सपेंडिचर है वो साइज़ में काफ़ी कम है। अगर इंडिया की जीडीपी के हिसाब से बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी है उसका ओनली 0.7% जो है वो R&D पे इन्वेस्ट किया जाता है। बट इसके अलावा जैसे कई सारी कंट्रीज, जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो है 2015 के डाटा के हिसाब से जो खुद की जीडीपी का 2% जो है वो R&D पे इन्वेस्ट करती है, और ब्राज़ील जो है वो 1.2% इन्वेस्ट करती है R&D पे। और उसके अलावा जैसे इज़राइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। वह खुद की जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 4.3% जो है वो खुद की जीडीपी का इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे। तो इंडिया को बेसिकली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स का इस फील्ड है इसमें जो जीडीपी का ये 0.7% जो कि काफ़ी कम है, इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किए जाने चाहिए। और उन सब के अलावा कई सारे स्टेप्स हैं जैसे ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने चाहिए। जैसे जो कंपनीज होती हैं जिनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाता है, उस लोन की रेट काफ़ी कम रखनी चाहिए, जैसे कि चाइना में किया जाता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है कंपनीज के द्वारा। और नेक्स्ट वन है एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी थोड़ा लिबरलाइज कर देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि अभी जो एफडीआई रिसीव किया जाता है इंडिया के द्वारा वो 25% है, जितना कि चाइना के द्वारा टोटल किया जाता है उसका 25% है जो इंडिया में एफडीआई रिसीव किया जाता है। और यूएसए में जितना टोटल एफडीआई रिसीव किया जाता है उसका 10% जो है वो इंडिया में रिसीव किया जाता है। और इसके साथ साथ जो इंडिया का जो इम्पोर्ट बास्केट जो है, जैसे कि इंडिया जो है चाइना में 2% एक्सपोर्ट करता है, बट 8% का इम्पोर्ट इंडिया में किया जाता है चाइना के द्वारा। तो ये जो 8% का जो रूट है जो कि चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सही होंगी। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करने या फिर बॉयकॉट करने से रिलेटेड, क्या पॉसिबल है कि नहीं है, उन सब के रीजंस वगैरह। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।